अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलाम अकबर, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। तो आज की वीडियो हमारी एमडी कैट के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि कौन से टॉपिक्स हमें फेडरल से करने चाहिए। तो आज मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि कौन से टॉपिक्स हमें फेडरल से करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। जो पहला चैप्टर हमें फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में फेडरल से करना चाहिए वो हमारे पास दी सेल, इसके अंदर मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगा। जो हमारे पास सेल वाला चैप्टर है ना, इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई हैं जो कि हमारी पीटीपी में नहीं मेंशन की गई। जिस तरीके से जो हमारे पास सेल वाल का स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास अब जो 3 कंपोनेंट है इसके, प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल और मिडल लैमेला। इसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे बताए हुए हैं जो कि वहाँ पे हमारी पीटीपी में मेंशन नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक बार इस चैप्टर को ना एक रीड दे लें, मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहे हैं वो आपने वहाँ पे जाकर नोट रखने हैं। लाइक ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज डिपेंडेंट ऑन लिपिड कंपोनेंट्स। तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो आपने कोशिश करनी कि आप इन चीज़ों को ज़रूर नोट में ले लें। आगे ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए गए हैं, कैम चैनल प्रोटीन्स, एंजाइम, रिसेप्टर्स और एंटीजेंस, ये हमारे पास पीटीबी में बिल्कुल भी नहीं लिखे हुए। तो इस चैप्टर के जो स्टार्ट वाले कुछ टॉपिक्स हैं, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से करना है। और बाकी जो आगे आपके पास ऑर्गेनेलिज आ रहे हैं उसको इतना इन्होंने उतना ही लिखा हुआ है जितना अपनी पीटीपी में लिखा हुआ है। तो एक बार रीड दे ले। बाकी जो इसमें से लाइसोसोम वाला टॉपिक है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है एफटीपी में, और वो पीटीपी में कम एक्सप्लेन किया हुआ। तो लाइसोसोम वाला टॉपिक आपने कर लेना है। बाकी इसमें से इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखी हुई, आपने यही चीज़ें इस चैप्टर में से करनी है। जो हमारे पास सेकंड चैप्टर जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं फेडरल में पीटीबी के लिहाज से, वो हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हम बात करें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर की, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपने फेडरल से मस्ट करना है, और फेडरल से जितना आप अच्छे से कर सकते हैं वहाँ से कर लें, क्योंकि इसमें तो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई ना कि पीटीबी में तो उसका हाफ भी नहीं लिखा हुआ। लाइक अगर हम यहाँ से कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करें, क्लासिफिकेशन में का डिफरेंस ठीक है वो पता ही होता है। अब मोनोसेक्राइड पे देख लें, इतनी यहाँ पे एक्स्ट्रा एग्जांपल लिखी हुई है, लाइक टेट्रोसिस की, यहाँ पे एल्डोसिस की अलग दी हुई है, मतलब रेथ्रोज, रिथ्रोलोज। ये पीटीबी में तो हमें सुनने को भी नहीं है वर्ड्स मिल रहे होते, वहाँ पे उनकी इंपॉर्टेंस बताई हुई। तो एटलीस्ट आपने कोशिश करनी कि इनकी एग्जाम्पल्स वगैरह यहाँ से कर लें। इसके अलावा अगर हम पॉलीसेक्राइड्स में आएँ, सॉरी डाइसेक्टाइड्स में आए, तो वहाँ पे इधर देखें माल्टोज, लैक्टोज वगैरह। अब इनका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आपने स्ट्रक्चर नहीं करना। लाइक आपको इतना पता हो कि बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है, अल्फा 1,4 हो रही है, इसमें बीटा 1,4 हो रही है। अब ये चीज़ें पीटीबी में बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई। इसके अगर हम पॉलीसेक्टाइड्स में आ जाएँ, इसमें यहाँ पे बताया हो कि स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज बना रहा होता है, इसमें लिंकेज कौन सी होती है, अल्फा 1,4 हो रही थी। वहाँ पे स्टार्च का बताया हुआ था लेकिन ग्लाइकोजन का नहीं बताया हुआ था। अब यहाँ पे बताया हुआ है ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, अल्फा 1,4 होती है, अल्फा 1,6 भी होती है। सेलुलोज का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। इसके अलावा काइटिन का कंपोनेंट बताया हुआ है, ग्लूकोजामाइन। ये चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की हुई। तो अगर एमसीक्यूज आता है तो हम तो वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक पड़े होते हैं, लाइक कि हम किस तरीके से करें। तो ये चीज़ें आपने कोशिश करनी कि आप यहाँ से कर लें। इसके अलावा प्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं। हमें लास्ट टाइम एक एमसीक्यूज कॉन्स्टेंटली आ रहा था कि कैसीन कौन सा प्रोटीन होता है, CASEIN। तो हमारे पास वो पीटीबी में नहीं लिखा हुआ था, तो मिल्क बेस्ड प्रोटीन था। तो तब हम सोचते थे कि पता नहीं कहाँ से प्रोटीन आ रहे हैं। इसके अलावा ओवर एल्ब्यूमिन के बारे में बताया हुआ है कि एग के अंदर होता है। तो आपने कोशिश करनी कि ये चैप्टर भी आप यहाँ से कर लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसकी काफ़ी यहाँ पे एग्जांपल्स बताई हुई हैं, और एग्जांपल्स ही वहाँ पे आके आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है। इसके अलावा अपने पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, वो एंजाइम्स वाला है। एंजाइम्स में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको आगे मैं बताऊँगा करने वाली हैं इसमें से। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एंजाइम्स वाले चैप्टर की, जो हमारे पास एंजाइम वाला चैप्टर है ना, एक तो सबसे पहले आपने इसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर को बहुत ही वेल एक्सप्लेन किया होता है। यहाँ पे एंजाइम का बड़ा अच्छा से डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे उसके को फैक्टर्स में खास तौर पे को फैक्टर्स की यहाँ पे एग्जांपल बहुत ज़्यादा दी गई हैं, मतलब डिफरेंट को फैक्टर्स बताए गए डिफरेंट एंजाइम्स के, जो हमारे पास वहाँ पे बताए हुए नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे इसके एक्शन में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है, जो इसके दो मॉडल्स एक्सप्लेन किए गए थे कि की के तौर पे कौन एक्ट कर रहा होता है और लॉग के तौर पर कौन एक्ट कर रहा होता है। तो लॉग के तौर पे अपने पास सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा होता है, की के तौर पर अपने पास एंजाइम एक्ट कर रहा होता है। ये चीज़ें भी पीटीबी में नहीं बताई। इसके अलावा जो डिफरेंट इसके को फैक्टर्स वगैरह हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा बताई हैं। बाकी फैक्टर्स और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिल्कुल भी पीटीबी में नहीं बताएगी, वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन रिएक्शन टाइप। लाइक यहाँ पे बताया हुआ है एक्सक्लूडेक्टेजी, लाइसेसिस, ट्रांसफेरेजिस। तो ये तो बिल्कुल भी पीटीबी में नहीं है। मतलब यहाँ पे एग्जांपल दी है हेक्सोकाइनेज की, ट्रिप्सिन कौन सा है, हाइड्रोलिसिस में आता है, लाइसेसिस में कौन सा आता है, डिकार्बोक्सिलेज आता है। तो ये एग्जांपल्स भी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है, एमसीक्यूज इनमें से आ सकता है। नेक्स्ट स्टेप जो आपने यहाँ से करना है वो है बायो इनर्जेटिक्स।
इसके अलावा अगर हम बात कर लें बायो एनर्जेटिक्स की, तो जो हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है ना, वो पीटीबी और फेडरल में आलमोस्ट सेम लिखा हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हमारे पास पीटीबी में नहीं लिखे हुए लेकिन फेडरल में लिखे हुए हैं। जिस तरीके से एक रब साइकिल है, इसको यहाँ पे उन्होंने बाकायदा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं जो वहाँ पे नहीं बताई गई, यहाँ से वो निकल रही हैं। लाइक एटीबी का बताया हुआ है किस तरीके से यहाँ पे मतलब बन रहे होते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज हो रहे होते हैं, वो वहाँ पे इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे मतलब फेडरल में वो चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, पीटीबी में वो चीज़ें हैं ज़रूर, लेकिन फेडरल में उन्होंने थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया होता है उन चीज़ों को। तो आपने ये चीज़ें फेडरल से ज़रूर कर लेनी है, जिसे ऊपर सबस्ट्रेल और फॉस्फोरिलेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पीटीबी में होंगी ज़रूर, लेकिन फेडरल में इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है आप फेडरल से इसको एक बार ज़रूर रीड दे लें। रखें आप पीटीबी को भी फर्स्ट प्रेफरेंस पे, लेकिन फेडरल भी आपके पास एक बार रीड ज़रूर होनी चाहिए इन चैप्टर्स की। और जो आपने नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से करना है वो है ए सेलुलर लाइफ या वाइटसिस वाला चैप्टर। उसमें भी डिजीज़ वगैरह को ज़्यादा वहाँ पे टाइप्स ज़्यादा बताई हुई हैं। और एक जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें से आता है वो आता है हमारे पास ए सेलुलर लाइफ वाला। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे पास होता है वो होता है क्लासिफिकेशन वाला, जो वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की गई। यहाँ पे क्लासिफिकेशन डिफरेंस बेस पे है, होस्ट की बेस पे भी डिवाइड किया है और उसको वहाँ पे कैप्सिड की बेस पे भी और जीनोम की बेस पे भी। जो हमारे पास की जीनोम की बेस पे क्लासिफिकेशन हो रही होती है ना कि हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड कौन सा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कौन सा है, डबल स्टैंडर्ड कौन सा है, ये चीज़ें हमें कंफ्यूज कर रही होती हैं। तो ये इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। बाकी यहाँ पे वाइटसिस में ऑलमोस्ट वही सेम चीज़ बताई गई जो हमारे पास पीटीबी के अंदर बताई गई थी। बाकी जो वाइटसिस हैं उसकी कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं जो हमारे पास पीटीबी के अंदर नहीं दी हुई। तो आपने कोशिश करना है कि ख़ास तौर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर आ रहे होते हैं ना, वो हमारे पास एग्जांपल्स आ रही होती हैं। हमारे पास यहाँ पे जो लेसोजेनिक साइकिल्स वगैरह है ना, इनको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए गए हैं वहाँ पे जो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताए गए। तो आपने वाइट्स वाले टॉपिक चैप्टर को भी यहाँ से रीड कर लेना है। बाकी जो हमारे पास एड्स है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। और हमारे पास जो डिफरेंट वायरल वाइरसेस हैं, जैसे हेपेटाइटिस की एक टाइप है, उसको यहाँ पे एक टाइप को अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। और कुछ एक्स्ट्रा डिजीज़ बताई हैं लाइक पोलियोमाइलिटिस और कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़। ये चीज़ें हमारे पीटीपी में नहीं बताई गई। इसके अलावा प्राइमर्स वगैरह की आगे थोड़ी सी अच्छी एक्सप्रेशन दी हुई है। तो आपने नेक्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट बायोलॉजी से करना है वो अपने पास है डाइजेशन। जो अपने पास डाइजेशन वाला चैप्टर है ना, ये तो कम्प्लीटली वर्थ रीडिंग है फेडरल से। मतलब वहाँ पे तो इसके कुछ पेजेस लिखे हुए हैं वहाँ पे अपनी बुक में पीटीबी के अंदर, लेकिन जब मैंने फेडरल से पढ़ा है, फेडरल में इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, इतनी ज़्यादा। लाइक इसमें एक एक ऑर्गन की आपको लेंथ बताई गई है, एक एक ऑर्गन की एक्सटेंशन बताई गई है, एक एक पार्ट की लेंथ बताई गई है, एक एक पार्ट के आपको डिफरेंट इंजाइम्स बताए गए हैं। पैलेट को देखिए किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे अगर हम चले जाएँ स्वेलिंग, मतलब हर चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे ओसोफेगस की लेंथ भी बताई गई है, मूवमेंट्स को डिफरेंट एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टमक की अगर हम बात करें तो इसके डिफरेंट पोस्ट फंक्शंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से बने हुए हैं। अब ये देखें इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई हैं ना, पीटीपी में इसका कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये चैप्टर तो आपने कोशिश करनी कि आप यहाँ से ज़रूर करें, क्योंकि हमें जब एमसीक्यूज़ आ रहा होता है ना, तो हमें लग रहा होता है कि शायद बहुत ही उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताया गया है, लेकिन वो सिंपल यहाँ से फेडरल की लाइंस बन रही होती हैं, जिसे सेक्रेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन को कितना मतलब बड़ा करके लिखा हुआ है, स्पिंचेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके एक एक पार्ट को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो आपने कोशिश करनी कि ये चीज़ें आप यहाँ से करें। अब जैसे यहाँ पे पीएच वगैरह भी बताई गई है हर चीज़ की, एंजाइम प्रिकर्सर्स बताए गए हैं। अब यहाँ पे आगे टेबल भी बना हुआ है जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स को एक्सप्लेन किया हुआ होगा। तो आपने ये चैप्टर का एक पेज भी नहीं छोड़ना यहाँ से, ये तो आपने पूरा चैप्टर ही यहाँ से करना है। और कोशिश करनी है कि जो यहाँ पे एंजाइम्स वगैरह बताए गए हैं उनको अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कर लें, ताकि आपको बाद में वो हेल्प आउट कर रहे हो। यहाँ पे डिजीज़ को भी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ मीन ये तो पूरा चैप्टर वर्थ रीडिंग है। और नेक्स्ट चैप्टर आपने जो फेडरल से करना है वो अपने पास है सर्कुलेशन, मतलब इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, तो सर्कुलेशन में जो वेन्स वगैरह हैं या आर्टरीज वगैरह हैं उनको सेम वही पीटी हुआ है। जो मेन डिफरेंस यहाँ पे आ रहा होता है ना, वहाँ पर हमारे पास हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन में दिया हुआ है। जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है यहाँ पे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं जो वहाँ पे हमारे एक्सप्लेन नहीं की हुई। यहाँ पे बंडल ऑफ फीस पिटकिंजी फाइबर्स वगैरह को ना बड़ा अच्छा से सीक्वेंस में हर चीज़ को दिया गया, किस तरीके से कंडक्शन हो रही होती है वाल्व वगैरह, मतलब हर चीज़ यहाँ से ना स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो आपने जो हार्ट है ना, अब ये देखिए इसकी जो फेजेस हैं, डायस्टोल वगैरह, ये सब चीज़ों को ना लाइक हमें अक्सर टीचर बना के दिखा भी रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली फेडरल की डायग्राम्स वगैरह हैं वो सारा। तो आपने कोशिश करनी कि हार्ट के स्ट्रक्चर को एटलीस्ट आप यहाँ से ज़रूर करें, और बाकी जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो आपने अगर पीटी से की हुई हैं तो वहाँ से ही इनफ है, क्योंकि बाकी वो वहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आपने हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना है और बाकी चीज़ों को एक बार रीड दे लेनी है। बाकी जो डिजीज़ है ऑलमोस्ट वहाँ पे सेम लिखे हैं जिस तरीके से हमारे पास वहाँ पे पीटी में मिली। और जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना फेडरल से करने वाला, वो अपने पास है इम्यूनिटी वाला। और अब आता है वो चैप्टर, अगर मतलब किसी चैप्टर की सबसे अच्छी वर्थ है ना फर्स्ट ईयर में से फेडरल से पढ़ने वाले चैप्टर की, जिसके एमसीक्यूज ओरिजिनली वहाँ पे आ भी रहे होते हैं, वो हमारे पास है इम्यूनिटी वाला चैप्टर। ये चैप्टर तो मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना फेडरल से, कुछ भी आपका पढ़ने का मूड नहीं, कुछ भी आपके पास टाइम नहीं, तो ये तो आपने फेडरल से ज़रूर पढ़ लेते हैं। लाइक इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर अपने पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को नेक्स्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक उसके कंपोनेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे पास वहाँ पे सिंपली इतना बताया हुआ है कि 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस होती हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को कितना एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इंटरफेरोन्स के फंक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, मतलब हर चीज़ को, टेम्परेचर रिस्पॉन्स, ये चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं की हुई थी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे। और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, वहाँ पे हमारे पास थोड़ा बहुत थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को एक्सप्लेन किया हुआ है इम्यूनिटी के अंदर, लेकिन यहाँ पे हर लाइन को डिफरेंट से एक्सप्लेन किया गया है। एक्टिवेशन उसकी किस तरीके से हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन कर रही होती हैं, ये मैंने खुद इसके अपने नोट्स भी बनाए थे, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक था, जिसका बहुत कुछ एमसीक्यूज वहाँ से आ भी रहे होते हैं। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना फेडरल से, कुछ भी नहीं किया, तो एटलीस्ट आपने ये वाला चैप्टर इम्यूनिटी वाला और इंजाइम्स वाला चैप्टर तो वहाँ से ज़रूर कर लेने हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं। तो ये सारी इम्यूनिटीज़ की टाइप्स आगे के आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इनबॉर्न और डिफरेंट जो उसकी टाइप्स जितनी भी आ रही हैं ना, यहाँ पे वो एक्सप्लेन की हुई हैं, मतलब पैसिव इम्यूनिटी की कौन कौन सी टाइप है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से अच्छे तरीके से कर लेनी है इम्यूनिटी। रिस्पायरेशन में आपने यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है रिस्पायरेशन की फेडरल से। अगर हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बात करें तो उसमें से अपने पास जो रिस्पायरेशन वाला चैप्टर होता है, इसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब पूरा चैप्टर आपने नहीं करना होता, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो अपने पास यहाँ पे एक्स्ट्रा बताई होती हैं। जो अपने पास रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है ना, इसको अच्छे से यहाँ पे ना डिफरेंट कंपोनेंट्स में सबसे पहले उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, और फिर हर कंपोनेंट को ना बड़ा अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हमारे पास वहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। यहाँ पे वो बताया गया भी है कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट किस मसल का बना हुआ, या कार्टिलेज है तो कौन सा है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, वहाँ पे अपने पास एक्सप्लेन नहीं की हुई। मैकेनिज्म और वेंटिलेशन को यहाँ पे बताया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट वगैरह हो रही होती है, ब्रीथिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, यहाँ पे बड़ा अच्छा बताया हुआ है। मतलब वहाँ पे तो बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं दिया हुआ, जो फार्मूले यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, कार्बोनेट्स किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपने यहाँ से ज़रूर कर लेनी है। डिस्पेरिटी पिगमेंट्स, यहाँ पे हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का डिफरेंस। इसके अलावा जो हमारे पास ये हो रहा होता है कि जब आप अंडर वाटर चले जाते हैं, या इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स दी हुई थी, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडर वाटर ज़्यादा देर रह सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन की हुई, तो आपने यहाँ से कर लेनी है। मतलब एक अच्छी रीड दे लेनी है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से लग रही हैं उसको नोट डाउन कर लेना है। इसके अलावा स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स में जॉइंट्स वगैरह और डिसऑर्डर्स वगैरह यहाँ पे ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया, जो पीटीपी में एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है यहाँ से, उसके अंदर अपने पास जो बोन्स है ना, इसके डिफरेंट सेल्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब यही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो वहाँ पे हमारी बुक में नहीं लिखी होती। तो बोन्स के जो डिफरेंट सेल्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, या कार्टिलेज को, और बोन के कार्टिलेज के जो डिफरेंट फीचर्स हैं, मतलब जो बोन्स के नंबर वगैरह तो वहाँ पे भी एक्सप्लेन किए हैं, कौन सी हैं किस तरीके से हैं। तो ये चीज़ें तो अगर आप वहाँ से भी कर लेते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से है वो अपने पास है जॉइंट्स वाला टॉपिक। लाइक जॉइंट्स में से फाइब्रस जॉइंट्स हो गए या कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हो गए, इनकी यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई कि कौन से पार्ट में कौन से जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बताया हुआ भी है। तो ये वाली चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, और अक्सर इनमें से क्वेश्चन आ भी रहा होता है, और वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो डिसऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बताए हुए हैं, जो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये जैसे सियाटिका और स्पॉन्डिलोलिसिस, ये वाली चीज़ें वहाँ पे नहीं बताई हैं, और बोन फ्रैक्चर और बोन रिपेयर वहाँ पे बताया हुआ है। आप वहाँ वहाँ से भी कर लें या यहाँ से कर लें तो एक ही बात है। और इसके अलावा इंजरीज जो बोन्स को हो रही होती हैं, ये वाली चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की हुई। बाकी जो मसल्स है ना, वो ऑलमोस्ट मसल्स वहाँ पे सेम ही बताए गए हैं जिस तरीके से मसल्स हैं। बाकी जो स्केलेटल मसल्स के ये कुछ फीचर्स है वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। बाकी जो स्केलेटल मसल्स है ना, इसके एक्शन के बारे में, या अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो फिलहाल मॉडल है ना इसके बारे में, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। टोपोनिन की जो 3 बाइंडिंग साइड है ना, TNI, TNT और TNC,
ये वहाँ पे नहीं बताया हुआ कि कौन सी TNI है कौन सी, वहाँ पे सिंपली इतनी बताया कि 3 बाइंडिंग साइट्स हैं। तो ये वाली चीज़ें भी हैं जो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे बताई गई हैं। तो अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कर लेते हैं यहाँ पे, तो होप सो आपके कुछ MCQs अगर आउट ऑफ सिलेबस वहाँ से आ रहे हैं, आपकी PTB से नहीं आ रहे, फेडरल से आ रहे हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये ना हो कि आप बाद में कहें कि लाइक वो हमें नहीं आते थे। तो इसके अलावा मसल डिसऑर्डर्स होती हैं, डिसऑर्डर जिस भी चैप्टर में है ना वो आपने अच्छे से करनी होती है, वहाँ से MCQ अक्सर आ रहा होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपने यहाँ से करना है वो आपके पास है नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। इसके अलावा उन्होंने नर्वस कोऑर्डिनेशन के और केमिकल कोऑर्डिनेशन का अलग चैप्टर बना के लिखा हुआ है, PTB में वो सेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्थ रीडिंग चैप्टर है ना वो नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में ऑलमोस्ट वही सेम चीज़ें लिखी हैं जो आपकी PTB में लिखी हुई हैं, सिवाय कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के जो आपके स्टार्ट वाले ADH के बारे में लिखी हुई हैं और ऑक्सीडेशन के बारे में। बाकी नर्वस कोऑर्डिनेशन यहाँ पे स्टार्ट में तो बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, लेकिन जो जहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा था जैसे रिफ्लेक्स आर्क को थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। और यहाँ पे अपने पास आपको पता होगा कि रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में PTB के अंदर नहीं बताया गया था, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में बताया गया कि रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, वेलोसिटीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे साइनेप्स है ना, साइनेप्स को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया गया, मतलब बहुत ही उसके बारे में काम की चीज़ें बताई गई हैं जो वहाँ पे नहीं बताई गई। तो इसके अलावा यहाँ पे क्लासिफिकेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स वहाँ पे नहीं की थी हमने, वहाँ पे सिंपली इतना पढ़ा था कि जो अपने पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर थे, इनहिबिटरी हमने पढ़े ही नहीं थे। तो आपने एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी के बारे में पढ़ा है, जैसे इंडोर्फिन होते हैं हमारे पास, इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं, जिसको हमारे पास स्ट्रेस रिलीज करने में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्स के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें अपने पास वो वहाँ पे नहीं लिखी हुई थी, बाकी ब्रेन और ये सब कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट वही लिखी हुई हैं जो हमारे पास PTB के अंदर लिखी हुई थी। तो स्टार्ट में थोड़ा सा करने वाला था, लेकिन यहाँ पे रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है ज़्यादा, लेकिन जो मेन चीज़ें यहाँ पे थी वो मैंने आपको बता दी, सिनेप्स वगैरह और वो चीज़ें थी। बाकी ये चीज़ें रीड करने वाली हैं, अगर आप रीड कर लें और जो डिसऑर्डर्स के दिए हुए वो कर ले तो एक अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन वो वाली चीज़ें तो आपने ज़रूर करनी जो केमिकल ड्यूरेशन में से ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो फेडरल से करने वाली हैं। जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इस पे स्टार्ट में हार्मोन्स की जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की गई हैं ना नेचर की बेस पे, स्टीरॉयड, प्रोटीनियस, कॉर्टिकल, कलमाइन, ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लाइक एक्शन के हिसाब से कि वेसल्स के ऊपर एक्शन कौन कर रहा होगा, सरफेस पे कौन एक्शन कर रहा होगा किसी भी सेल की, या सरफेस के अंदर जाके एक्शन कौन कर रहा होगा। ये डिफरेंट प्रोटीन्स के ना डिफरेंट एक्शन होते हैं, तो ये चीज़ें भी MCQs के अंदर आ रही होती हैं। तो ये चीज़ें भी अगर आप कर लें तो हेल्पफुल होगी, मतलब लाइक अगर आप फेडरल एक बार रीड कर लेते हैं चैप्टर्स तो आपके लिए अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे मीडियन लॉ, पोस्टीरियर लॉ वगैरह के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया। ये चीज़ें बाकी ये हार्मोन्स के अंदर वही सेम लिखी जो अपनी PTB के अंदर लिखी हुई हैं, बस कुछ एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन वो इफेक्ट नहीं कर रही होती। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन आप अगर आप और ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फेडरल का सेकेंड बायोलॉजी का, मेरे पास है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। अब हम बात कर लेते हैं उस चैप्टर की, मतलब जो जिस तरीके से फर्स्ट ईयर में अपने पास चैप्टर था लाइक इंजाइम्स वाला और इम्यूनिटी वाला, सेकंड में से सेम वर्क जिस चैप्टर की है ना अपने पास यही है रिप्रोडक्शन वाला, मतलब ये मस्ट टू डू चैप्टर है फेडरल से। वहाँ पे अपने पास यूट्राइन साइकिल, ओवरियन साइकिल को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे यूट्राइन साइकिल के अलग फेजेस बना के लिखे हैं, ओवरियन साइकिल के अलग फेजेस बनाए, और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में मतलब इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं जो वहाँ पे थोड़ा बहुत मेंशन है, उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन इनमें से MCQs आ रहा होता है। तो आपने ये वाली जो चीज़ें होती हैं लाइक आपने ज़रूर यहाँ से करनी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, हार्मोनल कंट्रोल, मतलब हर चीज़ के बारे में बहुत यहाँ पे ना एक्सटेंसिव एक्सप्लेन किया गया है। आगे अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को ये देखिए हर चीज़ के डिफरेंट फेजेस, मतलब ये वाली तो PTB के अंदर भी डायग्राम लिखी हुई है, लेकिन आगे जो अपने पास आ रही हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं बताई होती। आगे डिसऑर्डर जो उसके आ रहे हैं, ट्रीटमेंट आ रहे हैं इनफर्टिलिटी का, ये चीज़ें वहाँ पे कुछ भी नहीं बताएगी, तो आपने ये यहाँ से ज़रूर कर लेनी है। बाकी STDs तो वहाँ पे सेम बताई हैं जो जहाँ पे बताई हुई हैं। इनहेरिटेंस में से भी ना कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो आपने फेडरल से पढ़ लेनी, लाइक डिजीज़ वगैरह। जो अपने पास इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है ना ये ऑलमोस्ट PTB में और फेडरल में सेम ही लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इसकी जो एंड पे जो कुछ डिसऑर्डर्स आ रही होती हैं ना, इसके अलावा मेंडल के बारे में स्टार्ट में थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई हैं। और जो हमारे पास एंड पे डिसऑर्डर्स आ रही होती हैं ना, मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताएगी जो वहाँ पे नहीं बताएगी, और उस डिज़ीज़ में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया। तो ये आपने कोशिश करनी है, अगर आप कुछ भी यहाँ से ना करें ना तो आपने एंड पे वो जो डिसऑर्डर्स दी हुई हैं एटलीस्ट वो यहाँ से इस चैप्टर के अंदर से कर लें, वही चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं। बाकी इस चैप्टर में से इतना कुछ करने वाला नहीं है, वो डिसऑर्डर्स कर लें, और बाकी चैप्टर को अगर आप रीड दे सकते हैं तो आप रीड दे लें, ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप
देखिए ना, चांस नहीं ले सकते। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इन सारी चीज़ों को करें तो आपके लिए बेहतर हेल्पफुल होगा।